जी20 की अध्यक्षता भारत का करना अपने में ही बहुत बड़ी बात थी कि भारत इतने बड़े फोरम को अपने वहां ऑर्गेनाइज कर रहा था। पिछले 1-2 दिनों से तो हम लोग लगातार एक ही बात देख रहे थे कि कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं, उनको कैसे हम लोग अपने वहां पर बुला रहे हैं, कैसे उनकी मेजबानी की जा रही है। कितने सारे वीडियो सभी के स्टेटस पे आप देखोगे लगातार लगा हुआ है। जी20 के बारे में सब थोड़ा तो जान गए होंगे, लेकिन इस जी20 के बीच में, इसके मध्य में बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत ने हासिल कर ली है। भारत ने हासिल कर लिया है जी20 के तहत दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइनिंग। जी20 के सभी लीडर्स ने दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जीए मेंटर, और आज की सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि जी20 में अगर इसको अडॉप्ट कर लिया गया तो ऐसी क्या बड़ी जीत हो गई है। तो जैसे आप देख सकते हो पीछे एक हेडलाइन, जी20 लीडर्स ने समिट अडॉप्ट कर लिया नई दिल्ली डिक्लेरेशन का। ठीक है, अब जरा मैं आप लोगों को एक बारी नई दिल्ली डिक्लेरेशन दिखाना चाहूंगी। ये आपको दिख रहा है, ये है नई दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको अडॉप्ट किया गया है जी20 के लीडर्स के द्वारा। तो ऐसा क्या था कि अगर इसको अडॉप्ट कर लिया गया है तो इतनी बड़ी बात हो गई है। क्या कर लिया गया है? इसको अडॉप्ट करना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप सभी को पता है कि रशिया एक अपनी तरफ है, फिर वेस्टर्न कंट्रीज एक अपनी तरफ है। लास्ट ईयर यही जी20 इंडोनेशिया होस्ट कर रहा था। इंडोनेशिया ने जब होस्ट किया था तो इन्होंने अपने वहां पर ज़ेलेंस्की जी को एक गेस्ट की तरह बुलाया था। ज़ेलेंस्की जी गए थे और लगातार रशिया के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। रशिया के बारे में बहुत मतलब आप कह सकते हो कि बहुत काइंड ऑफ इंसल्टिंग फॉर अ कंट्री, उनकी निंदा करना बार बार। तो ये बार बार हुआ था। उन्होंने अपने वहां के, जब बाली में हुआ था ये, तो बाली डिक्लेरेशन हुआ था, वहां पे यूक्रेन को बार बार हाईलाइट किया गया था। रशिया के बारे में बातें बोली गई थी बुरी। लगभग 42-44 बार लगातार यूक्रेन का नाम लिया गया था। लेकिन इस बारी चूंकि हमारे रशिया के साथ में ऑलरेडी बहुत अच्छे संबंध हैं, तो रशिया नहीं चाहता था ऐसा, और रशिया ने पहले ही वार्न कर दिया था कि हमारे इसमें बार बार आपके द्वारा निंदा नहीं होनी चाहिए। उधर वेस्टर्न कंट्रीज का लगातार दबाव रहता है। आपने देखा होगा हर बार वेस्टर्न कंट्रीज कुछ ना कुछ नए अपने वेपन्स ले आते हैं और किसी भी तरीके की वो रशिया को क्या करना चाहते हैं, डाउन प्ले करना चाहते हैं। तो इधर वेस्टर्न कंट्रीज का भी दबाव था। लेकिन इंडिया के रिलेशन आप कहो वेस्टर्न कंट्रीज या आप कह लो रशिया, तो दोनों से ही कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड इंडिया बनाकर चलता है। इसलिए इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और एस जयशंकर ऑलरेडी, मतलब ऑब्वियसली सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही है। इन्होंने अपनी तरफ से इस तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया कि दोनों ही कंट्रीज ओके हो गई। ना हमने रशिया के बारे में कुछ गलत लिखा और इससे वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ बोला भी नहीं। 4 बार हार्डली आया होगा यूक्रेन का नाम पूरे डिक्लेरेशन में। तो इसकी साइनिंग की गई और सभी कंट्रीज ओके हो गए, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो रशिया हो। ये अपने में बड़ी बात थी। अब ये पूरा डिक्लेरेशन है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं। आप इसके इंडेक्स को देख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो बेसिक इनका यही था कि इन्हें ये दिखाना है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है तो रशिया की निंदा करो। लेकिन इंडिया ने कहा कि यार रशिया और यूक्रेन का वॉर तो कब से चल रहा है, तो क्या हम लोग हर बार उसी पे बात करते आएंगे? वी हैव सेवरल टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उस पे क्यों ना हम फोकस करें। तो कुछ अलग से टॉपिक्स थे जिसपे भारत ने फोकस किया और कहा है कि हम लोग को इन सब पे बात करनी चाहिए। उसमें से जो सबसे बड़े टेक अवेज थे जो इस बार डिस्कस किए गए हैं पहले दिन में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। देखो, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये था पहला कि दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया। यहां से सवाल बनने के अच्छे चांसेस हैं कि इसमें क्या था, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो जो एक बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है अगली साल जब ये जी20 होना चाहिए तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे हमारा खास ध्यान होना चाहिए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बेसिकली आप लोगों को अवेयर करेगा अबाउट बायोफ्यूल्स, किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे जो हम लोग अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं ऐसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को यूज करके उसको खत्म करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंडिया, यूएस, ब्राजील का एक इनिशिएटिव होगा जिसमें फोकस किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बायोफ्यूल्स का यूज किया जाए। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एक नया कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है जो कि कनेक्ट करेगा। देखो, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी नहीं हुई है लेकिन बहुत बड़ा प्रस्ताव है कि अनाउंसमेंट इसकी की गई है, लॉन्च किया गया है, एक मेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर बाय इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन। तो ये एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगी जिससे कि किसी भी चीज का आवागमन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC ये एनकरेज करेगा ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कनेक्टिविटी के थ्रू उसको और अच्छी की जा सके। इस कॉरिडोर में 2 सेपरेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एक होगा ईस्ट कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा इंडिया को वेस्ट एशिया से,
मिडिल ईस्ट से, और दूसरा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को यूरोप से। तो ये कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कशन की गई है, जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी जैसे ही ये पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है वैसे ही हम आपके साथ और भी जितनी भी चीजों को किया गया है सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपसे एक भी पॉइंट छूटा ना रह जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। अगर आप सारी चीजों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरी मॉर्निंग क्लास करंट अफेयर्स में ज्वाइन कर सकते हो। जाते जाते मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट ईयर G20 की मेजबानी कौन सी कंट्री करने वाला है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू। लव यू। बाय बाय।